हेलो दोस्तों। हम इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। फाइनेंशियल 27 के फर्स्ट क्वार्टर में चारों सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स ने इस पीरियड में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ रिपोर्ट की। लेकिन सेम टाइम पर उनमें से दो ने, जब से हमने उन्हें ट्रैक करना शुरू किया है, तब से अपना सबसे लोएस्ट मार्जिन भी रिपोर्ट किया। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि दोनों एक साथ कैसे हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम लगभग एक साल पीछे जाकर ये देखेंगे कि हम किन चीज़ों के बारे में पहले चिंता कर रहे थे। फिर हम कॉर्पोरेट लेंडिंग के कमबैक पे फोकस करेंगे। हम बैंक्स के लोन ग्रोथ के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम बैंक्स के डिपॉजिट की कंडीशंस भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पिछले साल इन बैंक्स के साथ क्या चल रहा था। जब भी हमने प्राइवेट बैंक के रिजल्ट्स देखे, कुछ थीम्स बार बार सामने आए। पहला था कॉर्पोरेट सेट आउट। फाइनेंशियल 26 के ज्यादातर पार्ट के लिए बड़ी इंडियन कंपनीज सिंपली बैंक से ज्यादा बोरो ही नहीं कर रही थी। कॉर्पोरेट लोन बुक्स लो सिंगल डिजिट्स में बढ़े, जबकि दूसरे सेगमेंट्स काफी तेजी से बढ़ गए। इसका एक पार्ट प्राइवेट केपेक्स का वीकनेस था, पर प्राइसिंग भी मैटर करता था। 5 साल पहले एक ट्रिपल ए रेटेड कंपनी बॉन्ड मार्केट के थ्रू एक साल के लिए उस रेट पर बोरो कर सकती थी जो बैंक के चार्ज किए जाने वाले रेट से रफली 4.7% कम था। तो जो कंपनीज बॉन्ड के थ्रू मनी रेज कर सकती थी, उनके पास बैंक से बोरो करने का बहुत कम कारण था। बैंक्स ने इसके बजाय अपनी लोन ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा रिटेल और एसएमई पर फोकस किया। मार्च 2026 तक वो गैप नैरो होकर लगभग 1.5% रह गया। इसने बैंक्स को दोबारा ज्यादा कंपिटिटिव बना दिया, जिसे हमने लास्ट क्वार्टर में फ्लैग भी किया था कि बैंक से कॉर्पोरेट बोरोइंग्स कम बैक कर सकती हैं। दूसरा फैक्टर था डिपॉजिट वॉर। फाइनेंशियल 26 के ज्यादातर पार्ट में प्रॉब्लम लोन देने के लिए लोगों को ढूंढना नहीं था, प्रॉब्लम लेंड करने के लिए काफी पैसा ढूंढना था। बैंक्स को इन सभी लोन्स को फंड करने के लिए डिपॉजिट्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करना शुरू कर दिया। इसने डिपॉजिट्स को बैंक्स के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव और लेंडिंग को कम प्रॉफिटेबल बना दिया। थर्ड क्वार्टर तक एक्सिस एनालिस्ट को बता रहा था कि डिपॉजिट और लोन ग्रोथ अगले 15 to 18 मंथ्स तक कन्वर्ज नहीं होंगी। लास्ट क्वार्टर में चीजें थोड़ी इंप्रूव हुई थी, पर उसका कुछ पार्ट बस ईयर एंड सीजनैलिटी हो सकता था। क्या ये इंप्रूवमेंट जारी रहेगा? ये उन क्वेश्चंस में से एक था जो हमने लास्ट ईयर पूछा था। बाकी दो कंसर्न्स कम टाइम के थे। एक था अनसिक्योर्ड लेंडिंग। लेट 2023 में आरबीआई के कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट्स बढ़ाने के बाद बैंक्स ने पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स को स्लो डाउन कर दिया था। फोर्थ क्वार्टर तक वो पुल बैक पहले से ही कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि हमें वहां कुछ एक्टिविटी दिखी। दूसरा था वेस्ट एशिया। लास्ट क्वार्टर बैंक मैनेजमेंट्स ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रिस्क डिस्कस करने में काफी टाइम स्पेंड किया, जिसमें एक्सिस ने प्रिकॉशन जैसे 2001 करोड़ रुपीस अलग से भी रखा। वो रिस्क कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ और प्रोविजन भी अनयूज्ड है। दूसरे बैंक्स ने इसके बारे में बात तो जरूर की, पर एक्सिस की तरह हमें कोई नंबर नहीं दिया, और ये इशू इस क्वार्टर बेयरली सामने आया, और ये हमें इस क्वार्टर में लाता है। एक एक करके हर बैंक के हेडलाइन नंबर्स के थ्रू जाने के बजाय हम उन कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे जो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि हुआ क्या। एंड तक आपके पास एक अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए कि चारों बैंक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे बड़े चेंज से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट लेंडिंग वापस आ गई है। आईसीआईसीआई की डोमेस्टिक कॉर्पोरेट बुक ईयर ऑन ईयर 18.5% बढ़ी। 2 क्वार्टर्स पहले ये 9% पर बढ़ रही थी, और उससे 2 क्वार्टर्स पहले सिर्फ 3.5% पर। एचडीएफसी की कॉर्पोरेट और होलसेल बुक लगभग 18% बढ़ी, जबकि एक्सिस ने 38% की होलसेल ग्रोथ मेंटेन की। कोटक की कॉर्पोरेट बुक 15.5% बढ़ी। इसकी क्रेडिट सब्स्टिट्यूट्स बुक या शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट, जो बैंक रेगुलर लोन देने के बजाय खरीदता है, एक ही क्वार्टर में 38% बढ़ी। इसने ओवरऑल लोन ग्रोथ को चारों बैंक्स में रफली 15 to 20% तक पुश करने में मदद की, जो हमारे ट्रैक करने के बाद से देखी गई सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में से एक है। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ग्रोथ कहां से आ रही है। रिटेल, जो एक साल पहले ज्यादातर काम कर रहा था, अब चारों बैंक्स में कॉर्पोरेट लेंडिंग से स्लोअर ग्रो कर रहा है। आईसीआईसीआई की रिटेल बुक 12% बढ़ी, एचडीएफसी की 7 to 8% और एक्सिस की सिर्फ 8%। एक साल में लोन ग्रोथ का मिक्स लगभग पलट गया। तो क्या इंडिया का प्राइवेट केपेक्स साइकिल अब फाइनली दिखने वाला है? हम उस बारे में इतने ज्यादा श्योर नहीं हो सकते, पर आईसीआईसीआई के अनिंद्य बैनर्जी ने कहा कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रोथ इसीलिए आई है क्योंकि बॉन्ड मार्केट इस क्वार्टर कम अट्रैक्टिव थे। कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए थी और कुछ कंपनीज के एक्स्ट्रा कैश रखने के लिए बोरो किया गया था। मतलब ज्यादा बैंक बोरोइंग का मतलब जरूरी नहीं ये है कि कंपनीज नए फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हों। कोटक एक और कंडीशन ऐड करता है। इसकी कुछ ग्रोथ कंपनीज के शॉर्ट टर्म डेट को खरीदने से आई, ना कि उन्हें लोन्स देने से, क्योंकि वो बेटर पे करता था। ये एक रेगुलेटरी एडवांटेज के साथ भी आता है।
इस डेट को खरीदने से नेक्स्ट ईयर बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होने वाला बेस नहीं बढ़ता। लास्ट क्वार्टर हमने ऑब्जर्व किया था कि मार्जिन्स या एनआईएम्स ने फाइनली गिरना बंद कर दिया था, लेकिन ऐसा शायद नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इसे गलत क्यों समझा। यहाँ मार्जिन्स का मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन से है, मतलब वो डिफरेंस जो बैंक्स लोन पर अर्न करते हैं और जो डिपॉजिट्स पर पे करते हैं। जब आरबीआई ने रेपो रेट कट किया तो लेंडिंग रेट्स जल्दी रीसेट हो गए क्योंकि ज्यादातर लोन्स एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक थे, लेकिन डिपॉजिट रेट्स ज्यादा स्लोली एडजस्ट होते हैं क्योंकि वो पुराने डिपॉजिट्स के मैच्योर होने पर ही रिप्राइस होते हैं। उस लैग ने इनिशियली मार्जिन्स पर प्रेशर डाला। वो डायनामिक अब पलट रहा है। डिपॉजिट्स फाइनली कम रेट्स पर प्री प्राइस हो रहे हैं, जिससे बैंक्स के फंडिंग कॉस्ट कम हो रहे हैं। एक्सिस की कॉस्ट ऑफ फंड्स साल भर में 35 बेसिस पॉइंट्स गिरी, एचडीएफसी की लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स और आईसीआईसीआई की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 4.85% से कम होकर 4.41% हो गई। एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स का प्रेशर इसलिए कम हो रहा है। प्रॉब्लम अब लेंडिंग साइड पर शिफ्ट हो गई है। कॉर्पोरेट लोन्स टिपिकली बैंक के लिए रिटेल लोन से कम अर्न करते हैं, तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट लेंडिंग ग्रोथ का बड़ा पार्ट बनते जाता है, लोन बुक पर एवरेज यील्ड भी गिर जाता है। एक्सिस सबसे क्लियर एग्जांपल है। ईयरली बेसिस पर इसने जो 34 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन खोया, उसका लगभग आधा पार्ट कॉर्पोरेट की तरफ शिफ्ट से ही आया। आईसीआईसीआई के पास एक ऑफसेट था। इसकी कॉर्पोरेट बुक 18.5% बढ़ी, पर बिजनेस बैंकिंग 28.2% बढ़ी और रूरल और गोल्ड लोन्स 35.4% बढ़े। इन हायर यील्डिंग बिजनेसेस ने इम्पैक्ट को कम करने में मदद की। तो मार्जिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, ये बस बदल गया है। पिछले साल बैंक्स डिपॉजिट के लिए ज्यादा पे कर रहे थे, इस बार वो उन लोन्स पर कम अर्न कर रहे हैं जो वो ग्रो कर रहे हैं। इतनी फास्ट लोन्स ग्रो करने के साथ एक और प्रॉब्लम भी है, उन्हें फंड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। जबकि इन बैंक्स के लोन्स रफली 15 to 20% बढ़े, डिपॉजिट सिर्फ 12 to 14% बढ़े। वो गैप एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक टॉपिक सभी चारों कॉल्स पर बार बार सामने आया। मैं बात कर रहा हूं FCNR बी डिपॉजिट्स की। आरबीआई ने रिसेंटली एक विंडो रीओपन किया है जो बैंक्स के लिए एनआरआई से फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेज करना सस्ता बनाता है। मतलब बैंक्स एनआरआई से डॉलर्स लेते हैं, उन्हें रुपीस में कन्वर्ट करते हैं और उस पैसे को इंडिया में लेंड करते हैं, जबकि लार्जली खुद को करेंसी स्विंग से वो प्रोटेक्टेड रखते हैं। और अभी वो पैसा अट्रैक्टिव है। आईसीआईसीआई ने कहा कि हेजिंग के बाद टोटल कॉस्ट लगभग 6.30 to 6.40% आती है, जो इंडिया में सेम पैसे रेज करने से सस्ता है। चारों बैंक्स इंटरेस्टेड थे, भले ही किसी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने एक्चुअली कितने पैसे रेज किए थे। एचडीएफसी ने कहा कि उसकी टीम काफी एंथुजियास्टिक थी। एक्सिस अपने यूजुअल मार्केट शेयर से ज्यादा रेज करने की एक्सपेक्टेशन रखता है और कोटक ने अर्ली रिस्पॉन्स को एनकरेजिंग बताया। पर एक कंडीशन है, ज्यादा एफसीएनआर मनी बैंक की इंटरनेशनल बैलेंस शीट को फॉरेन लेंडिंग के साथ एक्सपैंड करता है, जहां मार्जिन्स कम होते हैं। तो ये लोन ग्रोथ को फंड करने और प्रॉफिट में ऐड करने में हेल्प तो कर सकता है, जबकि मार्जिन्स पर थोड़ा और प्रेशर भी डाल सकता है, जो हमें उसी ट्रेड ऑफ पर लाता है। बैंक्स ने फास्टर ग्रोथ को फंड करने के लिए एक और सोर्स ऑफ मनी ढूंढ लिया है, ये बस फ्री नहीं है। और यही वो चीज है जो चारों कॉल्स में किसी ने क्लियरली नहीं कहा। कासा करंट और सेविंग्स अकाउंट का पैसा है, जो बैंक के पास सबसे सस्ता फंडिंग का सोर्स है, क्योंकि वो इसके लिए बहुत कम या ना के बराबर पे करता है। चारों बैंक्स में कासा रेशियो इस क्वार्टर सिक्वेंशियली गिरा है और चारों में मैनेजमेंट ने क्वार्टर के एंड के बजाय क्वार्टर के दौरान एवरेज कासा बैलेंसेस के बारे में बात करना प्रेफर किया। दोनों फिगर्स एक्यूरेट तो हैं, पर वो आपको अलग चीजें बताते हैं और ईयर एंड फिगर हमें एक चिंता का कारण देता है, जिसके बारे में कोई बैंकिंग सीईओ बात करने को तैयार नहीं था। ये वो जगह भी है जहां एफसीएनआर एक्साइटमेंट को अपने कंडीशन की जरूरत है। एफसीएनआर मनी टर्म मनी है, ये होलसेल बोरिंग से सस्ता है और ये लोन ग्रोथ को फंड करेगा, पर ये कासा के लिए कुछ नहीं करता। टोटल डिपॉजिट्स हर जगह ठीक से ग्रो कर रहे हैं, ये बस एक मिक्स है जो खराब होता जा रहा है। टर्म डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं जबकि सस्ता कासा मनी कम हो रहा है। इंडिया में हाउस होल्ड डिपॉजिट ग्रोथ आरबीआई के ट्रैक किए जाने वाले किसी भी दूसरे डिपॉजिटर कैटेगरी से धीमे चल रही है। और तो और एचडीएफसी के कॉल पर एक एनालिस्ट ने आरबीआई की एक फाइंडिंग को साइट किया कि इंटरेस्ट रेट्स और कासा बैलेंसेस के बीच का पुराना रिलेशनशिप अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी के सीएफओ ने इससे अग्री किया। उनका जवाब था कि बैंक पर कस्टमर बैलेंसेस बढ़ाने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ज्यादा कस्टमर्स ऐड करने पर फोकस कर रहा है। अगर ये सही है तो चीप फंडिंग रिकवरी, जिसका पूरे सेक्टर की मार्जिन स्टोरी वेट कर रही है, वो शायद इस साइकिल के एंड पर नहीं आने वाली है, बल्कि वो शायद आने ही नहीं वाली है। और एक और लिमिटेशन है, लोन्स 15 to 20% बढ़ रहे हैं जबकि डिपॉजिट्स 12 to 14% बढ़ रहे हैं। वो गैप लोन टू डिपॉजिट रेशियोज को बढ़ा रहा है।
HDFC का रेशियो इस क्वार्टर 94.6% से बढ़कर 95.8% हो गया, जबकि ICICI का 86.6% से 89% हो गया। कोटक ने कहा कि वो ग्रोथ को फंड करने के लिए अपने कुछ एक्सेस लिक्विडिटी का यूज करेगा। ये कुछ टाइम के लिए ठीक है, इन बैंक्स के पास काफी लिक्विडिटी और कैपिटल है, पर अगर क्रेडिट डिपॉजिट से तेज ग्रो करते रहे तो उन्हें इवेंचुअली लोन्स फंड करने के लिए दूसरे तरीकों की जरूरत होगी। एक आंसर सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है। एक लोन दो, उसे किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचो और दोबारा लेंड करने के लिए अपने बैलेंस शीट को फ्री कर लो। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम CIO अमित त्रिपाठी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में ये इंडियन बैंकिंग का एक काफी ज्यादा नॉर्मल पार्ट बन जाएगा। तो FCNR आज गैप को कम करने में मदद कर सकता है, पर ये लॉन्गर टर्म फंडिंग की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता। कुछ और चीजें भी इस क्वार्टर में ध्यान देने लायक थी। एल नीनियो ने वेस्ट एशिया रिस्क को रिप्लेस कर दिया क्योंकि बैंक के मैनेजमेंट्स ने कॉन कॉल्स में इसे बार बार मेंशन किया, पर ये अभी भी पता करने के लिए बहुत अर्ली है कि ये रूरल डिमांड या रिपेमेंट्स के लिए क्या कर सकता है, और रियल इम्पैक्ट अगर कोई है भी तो वो शायद साल के बाद में दिखना चाहिए। बैंक्स के टॉप लेवल्स पर एक अनयूजुअल चर्न भी है। कोटक CEO सक्सेशन पर काम कर रहा है, जैसा वो सालों से करता आ रहा है। HDFC में बोर्ड लेवल पर चेंजेस हुए हैं, जबकि उसके CEO की रीअपॉइंटमेंट पेंडिंग है, और एक्सिस CFO पुनीत शर्मा HDFC ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं कोटक डॉइश बैंक के इंडिया रिटेल, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ बिजनेसेस को 281 करोड़ रुपीस में खरीद रहा है। इस डील से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोटक का एक्सप्लेनेशन था। जब इसकी ग्रोथ को जज किया जाए तो इन्वेस्टर्स को ऑर्गेनिक और एक्वायर्ड ग्रोथ को एक साथ देखना चाहिए, मतलब एक्विजिशंस अब इनके प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अप्रैल 2027 से बैंक्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग पर मूव कर रहे हैं, जहां वो लोन्स के एक्चुअली डिफॉल्ट होने से पहले ही पैसे अलग करना शुरू करते हैं। चारों का कहना है कि उनके पास ट्रांजिशन के लिए एनफ बफर्स हैं। कोटक अकेला है जिसने लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट को क्वांटिफाई किया है, क्रेडिट कॉस्ट के 12 to 15 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखते हुए। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के बैंक्स करंट सिचुएशन से कैसे डील करेंगे? इसका इन बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।